हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले और अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो दे रहा हूँ आपको बना के, स्टडी मटेरियल जो दे रहा हूँ, आप उसको पहले प्रॉपर रूप से देखें, समझें और उसके बाद में आप अपने नोट्स क्रिएट करें। क्योंकि जब आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे, उसको समझेंगे, तो लगभग लगभग उसका अधिकांश पोर्शन आपको देखने पर ही याद हो जाएगा। क्योंकि समझना एक अलग चीज़ होती है, रटना एक अलग चीज़ होती है। अगर आप रटने में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं कि मुझे ये चीज़ रटनी है। बाकी साइंस ऐसा फैक्टर मानता हूँ कि यहाँ आपको समझना सबसे जरूरी है। समझोगे तो ही आपको दी हुई चीज़ समझ में आएगी। ठीक है? और जितना अच्छा समझोगे, अपने नोट्स उतने ही बेटर रूप से बना पाओगे। तो वीडियो को आप पहले जो है वो आराम से समझें, देखें कि इसमें क्या समझाया हुआ है, किस तरीके से समझाया हुआ है, और उसके बाद में आप अपने नोट्स क्रिएट करें। तो यहाँ जो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो अपना परमाणु की संरचना का टॉपिक होगा कि परमाणु के मूल कण कौन कौन से हैं, परमाणु की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया, और उसके जनरल्स जो हैं वो थ्योरेटिकल पोर्शंस क्या है, फंडामेंटल मूल कण कौन कौन से हैं, उसकी सब यूनिट कौन कौन सी है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है यहाँ जो आज देखेंगे वो है अपना एटम, परमाणु। ये टॉपिक बेटा जो है वो ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, स्पेशली जो है टीचर्स एग्जाम में, जैसे अपना सेकंड ग्रेड का है, रीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो है ये जनरली काफी इंपॉर्टेंट पोर्शंस है। ठीक है? तो बड़े ध्यान से और आराम से समझें इसे। एटम जो है वो एटम दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। ए एटम में ही है, ए प्लस टॉम, ए प्लस टॉम। ए जो है, इस ए को कहा जाता है नॉट, और टॉम, ये टॉम एक ग्रीक भाषा का शब्द है जहां से कहा जाता है डिविजिबल। डिविजिबल नॉट, नॉट का अर्थ होता है नहीं, और डिविजिबल, डिविजिबल का अर्थ होता है विभाजित। डिविजिबल का अर्थ होता है विभाजित। यानी इन दोनों शब्दों को अगर ऐड किया जाए, इन दोनों शब्दों को अगर मैं ऐड करूं तो ये होता है अविभाजित। यानी जिसे और ज्यादा आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे टुकड़े नहीं किए जा सकते, अविभाजित। और ये अविभाजित शब्द का जिसने प्रयोग किया था वो कौन था? डाल्टन। डाल्टन के मतानुसार डाल्टन ने जो है वो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था कि परमाणु जो है वो क्या होता है? अविभाजित कण है। ये डाल्टन का मत था। ठीक है? यानी जो है यूं कह सकता हूं कि डाल्टन के मतानुसार परमाणु जो है, परमाणु एक सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। ये कथन दिया था किसने? डाल्टन ने। यानी जो है वो बहुत छोटे से छोटा कण है जिसे और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। ये बात किसने बताई थी? सबसे पहले डाल्टन ने। और डाल्टन ने जो है इस परमाणु के ऊपर जो रिसर्च की थी, अपना जो ये मत दिया था, वो दिया था अप्रोक्सीमेट 1803 से लेके 1808 में। यानी ये इसने 1803 से जो है इसने अपने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, और अपना मत इसने जो फुलफिल किया था, पूरा किया था, वो किया था 1808 में। तो ये मत जो दिया गया वो दिया गया था डाल्टन के अनुसार। और परमाणु जो है वो किसी भी तत्व की मानो, स्पीसीज की मानो, वो उसका सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, ये माना गया था उस समय। ये माना जाता है। जैसे अपन बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में यूं कहा जाता है कि सबसे, कहा क्या जाता है बायोलॉजी में जो है वो अपन ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी, जो बॉडी होती है, अपनी ह्यूमन बॉडी है, इसकी सबसे छोटी जो है वो इकाई क्या होती है? होती है सेल, कोशिका। सबसे छोटी इकाई वही है, और उसी के द्वारा जो है वो पूरी ह्यूमन बॉडी का जो है वो फॉर्मेशन होता है। पूरी ह्यूमन बॉडी, मानव, पूरा मानव शरीर बनता है, सेल एक कोशिका के द्वारा ही बनता है। वैसे ही जो आप तत्व पढ़ते हैं या यौगिक पढ़ते हैं, जो भी मटेरियल है जिसको पढ़ा जाता है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? उसकी सबसे छोटी इकाई किसको माना हुआ है? उसकी सबसे छोटी इकाई इस एटम, परमाणु को माना हुआ है। ये उससे मिलकर जो है वो आपका तत्व, स्पीसीज, यौगिक जो भी आप बना रहे हो, जो भी इसको पढ़ रहे हो, जो भी अपने को दिया हुआ है, वो इससे मिलके बना हुआ है। इस जैसे बहुत सारे कण।
जैसे जैसे कण जुड़ते जाएंगे, जैसे मैं पेन की बात करूँ, यहाँ पेन है मेरे पास, चौक है, तो इस पेन का, इस मार्कर का जो है वो एक कण क्या है, परमाणु। अब उस जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके जो है किसका निर्माण कर रहे हैं, इस मार्कर का। ऐसे ह्यूमन शरीर है, अपनी मानव बॉडी है, उसकी एक कण क्या है, उसका सेल है। अब उस सेल में डेवलपमेंट होता है, वो बायोलॉजी का पोर्शन है, वहाँ नहीं जाना चाहूँगा। तो उसमें जो है वो सारी प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, पूरी प्रिपरेशन से होता है। वैसे ही परमाणु का काम है। तो बहुत सारे परमाणु मिलकर जो है वो परस्पर मिलकर पूरा एक एलिमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये कथन तो था वो किसके अनुसार था, डाल्टन के अनुसार। अब बात आती है कि डाल्टन ने जो है वो अपना सिद्धांत क्या दिया था। इस सिद्धांत का, इसने जो अपना सिद्धांत दिया उसका मूल आधार क्या है, उसका आधार क्या था। तो आधार की बात करें तो डाल्टन का जो सिद्धांत है उसका आधार था, वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। डाल्टन का सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत या डाल्टन का सिद्धांत, इसके सिद्धांत का आधार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ से कि डाल्टन ने अपना जो सिद्धांत दिया उसका आधार क्या था। तो उसका आधार था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये इसके सिद्धांत का आधार था। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, गुणित समानुपात का नियम, इसके द्वारा इसको समझाया जा सकता है। निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित समानुपात का नियम, इसके द्वारा जो है वो आधार वो लेकर समझाया जा सकता है। तो अगर मैं मोटे रूप से लेऊं, जनरल सीधी बात करूं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो इस डाल्टन के सिद्धांत का आधार था। ये एक इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ये एज लाइक ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो अपना ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, जिस तरीके से ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझाया जाता है उसी तरीके से द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को आप ना तो बना सकते हो और ना ही उसे नष्ट कर सकते हो, वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, परिवर्तित होती है। जैसे मैं यहाँ लिखने का काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, मेरे में कुछ एनर्जी लेवल है। अब एक समय ऐसा होगा कि मेरी एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, मेरी ऊर्जा में कमी होती जाएगी। और वो मेरी ऊर्जा में जो कमी हो रही है वो किस रूप में जा रही है, वो काम करने में, रिटर्न वर्क में रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। तो ऊर्जा जितनी थी वो बाहर निकल रही है, दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रही है, किसके, काम करने में, पढ़ाने में, समझाने में। तो ऊर्जा जो है वो कभी नष्ट नहीं होती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है, रिलीज होती रहती है। वैसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसके आधार पर ही द्रव्यमान संरक्षण नियम को समझाया जाता है कि द्रव्यमान को आप ना तो बना सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसे ले जा सकते हैं। जैसे इसको मैं अलग से समझाऊंगा, इस चीज को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, अपना अलग टॉपिक होगा, फिर भी इसकी बेसिकली जानकारी देता हूँ। जैसे यूं माना जाता है कि H2 प्लस O2 ये आपके पास एक कंपाउंड है, या इसको ना लेकर आप यूं कहो कि कार्बन है प्लस 4 हाइड्रोजन है, जिससे बना दिया आपने CH4, कोई भी कंपाउंड, ये बना दिया H2 और O2 बना दिया। ठीक है, कार्बन का वेट कितना है, 12, और एक हाइड्रोजन का 1 है तो इसका हो गया 4। टोटल बात करूं तो कितना हो गया, 16। यहाँ इस जगह कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 16। तो जब ये पार्टिकल्स अलग अलग थे, यहाँ भी कार्बन का 12 ही रहेगा और हाइड्रोजन का कितना रहेगा, 4। 4 हाइड्रोजन का 4, एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 हाइड्रोजन का 4। कुल मिला के जो है द्रव्यमान जो है वो क्या रहता है, संरक्षित, नियत रहता है, बदलता नहीं। अभिकारक में जो है वो कुल कितना आ रहा है, 16, उत्पाद में कुल कितना आ रहा है, 16। तो चेंज नहीं होता है, केवल आपका कंपाउंड चेंज होता है। यहाँ कार्बन था और हाइड्रोजन था, इन दोनों का जब संयोग हुआ, ये जब जुड़े तो उससे मेरे पास एक यौगिक बना, वो बना मेथेन। ये कार्बन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, उससे क्या बना दिया मैंने, मेथेन। ये क्या है, मेरा एक यौगिक है। इस टॉपिक के बारे में अलग डिस्कस करेंगे, अपना परमाणु तत्व, यौगिक, इन चीजों को अलग से देखेंगे। तो कुल मिला के द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान जो है वो नियत रहता है। विकारकों में और उत्पादों में द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, उसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि डाल्टन का जो सिद्धांत है उसका आधार क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके सिद्धांत के आधार पे है, किसके समान है? वो है ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर। अब बात आती है डाल्टन के सिद्धांत के मत की, कि डाल्टन जो सिद्धांत है उसका मत क्या था, इसने क्या क्या बिंदु दिए अपने सिद्धांत में, उसकी बात करें तो डाल्टन का जो मत है, मत या इसके मुख्य जो बिंदु हैं वो क्या क्या है, उनकी बात की जाए तो सबसे पहली बात जो इसने अपने कथन में कही थी, जो ऊपर मैंने बात की थी अभी एटम को जो अपन ने देखा था, इसने पहला कथन दिया था कि परमाणु जो है, परमाणु एक अविभाज्य कण है। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा कुछ नहीं, परमाणु जो है वो क्या है, एक अविभाज्य कण है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? डाल्टन ने किया था। परमाणु को और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरा, परमाणु के लिए जो है वो ये है कि परमाणु में जो अभी मैंने बात की थी द्रव्यमान संरक्षण के नियम की, आप एक तत्व के किसी एक परमाणु की बात करोगे तो उसके जो गुणधर्म है, उसका गुणधर्म है, उसका जो द्रव्यमान है वो कभी भी चेंज नहीं होता। अलग अलग तत्वों की बात करोगे तो अलग अलग तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान अलग होगा, उनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग होंगे, उनके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे। लेकिन प्रॉपर एक की बात की जाएगी तो जैसे मैं मेरी बात करूं और मेरे बगल में कोई दूसरा कैंडिडेट उसकी बात करूं, तो मेरा वेट, मेरा वजन, मैं एक परमाणु हूं और मेरे बगल में दूसरा जो कैंडिडेट है उसका, या यूं मान लो कि ये पेन है, मेरा वेट है, इस पेन का वेट है, ये भी परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, मैं भी परमाणुओं से मिलकर बना हुआ हूँ, पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ, ये भी तत्वों से मिलकर बना हुआ है। मेरा वेट अलग होगा, इसका वेट अलग होगा, दोनों का वजन अलग अलग होगा, इसके गुणधर्म अलग होंगे, मेरे गुणधर्म अलग होंगे। तो यूं कह सकते हैं कि जो एक ही तत्व है उसके समस्त परमाणु की जो गुणधर्म प्रवृत्ति है वो क्या होती है, समान होती है। और जो अलग अलग हैं, जैसे मैं और ये मार्कर पेन, हमारे दोनों के बीच दो अलग अलग हो गए तो दोनों के गुणधर्म क्या होंगे, परमाणु के अलग अलग होंगे। इसके परमाणु का वेट भी अलग होगा, इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी अलग होंगे, मेरा वेट अलग होगा, मेरा भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होगा। तो भिन्न भिन्न परमाणुओं के जो तत्व हैं उनके परमाणुओं के गुणधर्म अलग अलग और उनका वेट भी अलग अलग होता है। ठीक है, ये जो है वो सेकंड मत किसने दिया था, डाल्टन ने। डाल्टन का जो है वो अगला मत था कि परमाणु जो है वो सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु जो है, पहला तो इसने क्या कह दिया, अविभाज्य, परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण है। दूसरा इसने क्या कहा कि परमाणु जो है वो एक सूक्ष्मतम कण है, बहुत छोटा कण है। जैसे मानव सेल की कोशिका सेल, वो उसने क्या होती है, सबसे सूक्ष्मतम होती है। तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु का जो द्रव्यमान है, बात ध्यान रखना किसी बात रहा हूं, परमाणु का रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है वो परमाणु का द्रव्यमान नियत रहता है। द्रव्यमान नियत, ये शब्द है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव में अपने काम में आते हैं। अविभाज्य कण सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं तो इसको इंपॉर्टेंट मानता हूँ। एक ही, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होंगी उसमें द्रव्यमान क्या रहता है, उसका नियत रहता है, चेंज नहीं होता है। तीसरा, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान नियत हो चुका। अब आती है इसकी गुणधर्म की। एक तत्व किसी एक ही तत्व के समस्त परमाणुओं के गुणधर्म, किसकी बात हो रही है, एक ही तत्व की, किसी एक ही तत्व के समस्त परमाणुओं के गुणधर्म समान होते हैं। अलग अलग होंगे तो उनके अलग अलग, जैसे मैं था, अभी एग्जाम्पल मैंने दिया था, मैं था और मार्कर था, दो अलग अलग हो चुके। लेकिन मैं मेरी बात करूं, मेरे परमाणु की बात करूं, तो मेरे जो गुणधर्म होंगे मेरे परमाणु होंगे वो सब क्या होंगे, समान होंगे, वो चेंजेबल नहीं है, परिवर्तित नहीं होंगे। अगला जो गुण आता है, परमाणु जो है वो अविनाशी होता है।
परमाणु अविनाशी होता है। अविनाशी का अर्थ है जिसे आप नष्ट ना कर सकें। तो परमाणु क्या होता है? अविनाशी होता है, ना तो उसे बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। अगला जो डॉल्टन ने बताया कि जब आप यौगिक का निर्माण करते हो, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, यौगिक का निर्माण होता है, तो जब उसमें परमाणु संयोग करता है तो परमाणु जो है वो सरल अनुपात में, परमाणु सरलतम अनुपात में संयोग कर अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसमें करेंगे? सरलतम अनुपात के रूप में। अब इसको, इस डेफिनेशन को समझें कि परमाणु संख्या जो है, परमाणु सरल संख्या में, पूर्ण संख्याओं में सरल अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण कैसे करते हैं, इस चीज को लें। तो इस कथन को इस तरीके से ले सकता हूं मैं, जैसे H2O है, H2 का निर्माण किससे हुआ? H2 का निर्माण दो तो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन कितने परमाणु इसके? 2। कितने परमाणु इसका? 1। तो ये अनुपात कितना हो गया? 2:1। तो जब यौगिक बनेगा उसमें परमाणु क्या होंगे, किस रूप में होंगे? सरल अनुपात के रूप में। तो मैं जब ये बात कर रहा था, जब मैंने आधार की बात की थी कि परमाणु को अगर समझना है, परमाणु की अगर थ्योरेटिकल चीज समझनी है, जो डॉल्टन जो बात कर रहा था, वो सारी की सारी जो जितने भी गुणधर्म होते हैं, गुणित गुणधर्म जो होते हैं, उन गुणित गुणधर्मों का आधार क्या है, एक तरीके से डॉल्टन का सिद्धांत है। जितने भी नियम थे, गुणित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो क्राउच के द्वारा, लेवोजी के द्वारा, इनके द्वारा दिए गए थे, वो सब के सब जो है वो डॉल्टन के सिद्धांत के आधार पर समझाए जा सकते हैं, उनकी व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। ठीक है, तो जितने भी परमाणु हैं, उन परमाणुओं में जो है वो जब सरलतम अनुपात होगा, वो सरलतम अनुपात के रूप में संयुक्त होकर अणु या फिर यौगिक का निर्माण करता है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, H2 बनती है, तो एक हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन को क्रिया करके, तो अणु के लिए बेटर रूप से नहीं होकर किसके लिए सबसे ज्यादा उचित रहता है? ये यौगिकों के लिए, कि जब यौगिक का निर्माण होता है तो उसमें 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो अनुपात क्या रहता है उनका? स्थिर, नियत रहता है, सरल अनुपात के रूप में होता है। ठीक है, ये जो सिद्धांत थे, ये मत थे, वो डॉल्टन ने जो है वो अपने सिद्धांत में दिए। ठीक है, ये तो बात थी डॉल्टन के सिद्धांत की। अब बात आती है परमाणु के स्ट्रक्चर की, संरचना की। परमाणु की संरचना किस प्रकार है? परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, परमाणु की संरचना क्या है? तो परमाणु की संरचना जो है वो एक बॉल है, गेंद के समान है, वृत्त के समान है, गोलाकार है, जो भी आप कहना चाहो। जिसमें 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है नाभिक के अंदर और एक होता है नाभिक के बाहर। परमाणु है, इस परमाणु का ये जो केंद्रीय हिस्सा है, ये केंद्रीय हिस्सा कहलाता है इसका नाभिक। अब पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा, पहले इसकी केवल मैंने बेसिक स्ट्रक्चर संरचना ली है, इसको भी डिटेल में अपन बाद में देखेंगे इस चीज को। ये इसका नाभिक है, इस नाभिक के अंदर 2 मूलकण है इसके, N और P, और ये तो हो गया इसका नाभिक का हिस्सा। और नाभिक के बाहर का हिस्सा ये जो सर्किल बना हुआ है, यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन। तो किसी नाभिक के अंदर जो है वो 2 मूलकण हैं, नाभिक के अंदर 2 मूलकण हैं। एक तो है आपका न्यूट्रॉन और एक है आपका प्रोटॉन। ये कण है वो आपका इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के बाहर है।
ठीक है। नाभिक, इस नाभिक को एक अन्य नाम से और बुलाया जाता है, और वो कहा जाता है न्यूक्लियन। इसे न्यूक्लियन भी कहा जाता है। अब यहाँ एक एक पार्टिकल्स को लिया जाए, ये तो इसकी संरचनात्मक स्थिति है। अब इसके बेसिक कुछ पॉइंट हैं, उनको देखा जाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ परमाणु के लिए चार्ज की। जब आप चार्ज की बात करोगे तो सबसे पहले इन तीनों पार्टिकल्स को मुझे देखना है, तीनों कणों को देखना है। तो किसी भी परमाणु की जो है मूल कण की बात की है तो परमाणुओं के वैसे तो बहुत छोटे छोटे कण पाए जाते हैं परमाणु के अंदर, लेकिन मूल कण जो है वो 3 है, और वो 3 है वो इस रूप में, आप इस रूप में याद कर सकते हो पेन से। परमाणु के मूल कौन है? पेन है। पी प्रोटॉन, अब वो आपकी समझ आप उसे कैसे याद करेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये आपका प्रोटॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका न्यूट्रॉन है। तो पेन से याद रख सकते हो कि परमाणु के मूल कण कौन है? पेन है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो कहाँ रहता है? नाभिक या न्यूक्लियन में, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर, जो उसके सर्किल में चारों चक्कर लगा रहता है, वो इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गए इसके फंडामेंटल 3 मूल कण, मौलिक कण। इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में बात की जाए तो मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो सबसे पहली बात ये कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की। दूसरा, सेकंड, इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया? ये तो इसका खोज करता है, नाम रखने वाला कौन है? तो इसका जो है वो नामांकन किया था, वो किया था स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन को खोजा, ये शब्द, दोनों शब्दों में अंतर बेटा ध्यान रखना इसका क्वेश्चन में। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, जबकि नामांकन किसने किया था? वो किया था स्टोनी ने। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन जो है वो, इलेक्ट्रॉन का आधार क्या था? इलेक्ट्रॉन जो है वो आधार था कैथोड किरणें, ठीक है, उसकी बाद में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इकाई ऋणावेशित पार्टिकल्स है, इकाई ऋणावेशित कण है। तीसरा, इसके आवेश का मान, आवेश मान। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, या इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना है? उसके आवेश का मान होता है -1.6 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम, ठीक है, -1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम, ये इसके आवेश का मान होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश का निर्धारण किसके आधार पर किया गया था? तो आवेश का जो निर्धारण है, आवेश निर्धारण, वो आवेश निर्धारण RL मूलिकन तेल बूंद प्रयोग विधि द्वारा किया गया था। इसके आवेश के द्रव्यमान का निर्धारण। और आवेश द्रव्यमान अनुपात, आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण किसने किया था? वो किया था थॉमसन ने। अगला, इसको यहां से हटा रहा हूं बेटा। इलेक्ट्रॉन के लिए, इसी के लिए है, इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसके लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण थॉमसन द्वारा किया गया, ठीक है। पहले यहां तक बनाए फटाफट, इसी में भी रख करूंगा।
बना लिया होगा। नेक्स्ट अगला इसी में यहाँ ऐड कर रहा हूँ, यहाँ ऐड कर रहा हूँ, अपना देखना इसमें। तो आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण किसने किया था? थॉमसन द्वारा किया गया है। अगला, यह जो है किसी परमाणु का, यह किसी परमाणु का सबसे हल्का कण, सबसे हल्का कण होता है। सबसे हल्का कण है कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जब यूनिवर्स में गति करता है तो इसका वेग जो होता है वो अनंत होता है, बहुत तेजी से जो है ये गति करता है। इसके जो द्रव्यमान का मान है, इसके द्रव्यमान का मान होता है 9.1। द्रव्यमान की बात की जाए 9.1 गुना 10⁻³ किलोग्राम। और अगर ग्राम की बात की जाए तो 9.1 गुना 10⁻28 ग्राम। तो ये इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये बेसिक जानकारी। जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी खोज थॉमसन ने की थी, उसका नामांकन स्टोनी ने किया था। इसके ऊपर इकाई ऋण आवेश पाया जाता है। इसके आवेश का मान -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये जो है वो किसी भी परमाणु का सबसे हल्का कण होता है। इसके आवेश का निर्धारण जो है वो RL मूल्यांकन तेल बूंद प्रयोग विधि द्वारा किया गया। दूसरा, इसके आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण जो है वो किसने किया था? थॉमसन ने। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा हुआ है। आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण किसने किया था? थॉमसन ने किया था। इसके द्रव्यमान का मान कितना है? 9.1 गुना 10⁻31। इकाई का ध्यान रखना बेटा, किलोग्राम और ग्राम में, यूनिट में ध्यान रखना इसका। किलोग्राम में -31 है और ग्राम में -28 है। ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपके इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है। उसके बाद में बात आती है न्यूक्लियॉन। यह बात करूं मैं नाभिक के लिए। तो नाभिक में जो है दो पोर्शन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो है ये आवेश रहित कण है। इसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज की थी। ये इसका खोज करता है। खोज करने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स चैडविक को। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय इसको जाता है। ये एक आवेश रहित कण होता है। तीसरा, यह किसी परमाणु का सबसे भारी कण होता है। किसी परमाणु का जो है वो सबसे भारी कण कौन है? वो है न्यूट्रॉन। आवेश रहित है तो आवेश का मान कितना होगा इसका? 0, उदासीन, कोई चार्ज नहीं होता है। तो आवेश का मान क्या होगा इसका? 0। ठीक है। उदासीन प्रवृत्ति होती है न्यूट्रॉन की। अगला आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है इसकी खोज वो की थी गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने जो है वो प्रोटॉन की खोज की थी। खोज के साथ इसके नामकरण की बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन में था, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी और नामकरण किसने किया था? स्टोनी ने किया था। वैसे ही प्रोटॉन की जो है वो खोज गोल्डस्टीन ने की थी और उसका नामांकन जो है वो थॉमसन व रदरफोर्ड, इन दोनों वैज्ञानिकों ने किया था। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। प्रोटॉन की जो है खोज की थी गोल्डस्टीन ने, नामकरण किया था थॉमसन और रदरफोर्ड ने। इसके आवेश की बात करूं तो जो है ये इकाई धनावेशित कण होता है और इसके आवेश का जो मान है वो है +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसका ध्यान रखना, ये प्लस में है, वैल्यू समान है। प्रोटॉन का मान और इलेक्ट्रॉन का मान दोनों का समान है। इलेक्ट्रॉन का मान कितना था?
इलेक्ट्रॉन का मान था 1.6 गुणा 10 की घात -19, लेकिन आगे क्या था माइनस कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना है, यही आवेश का मान किसका है, प्रोटॉन का है। तो दोनों के आवेश का मान वैल्यू संख्यात्मक मान समान है, लेकिन इनकी जो प्रकृति है वो क्या है, अलग अलग है। ये ऋणावेशित कण है, इसमें इकाई ऋणावेश होता है। ये क्या है, धनावेशित कण है, इसमें क्या पाया जाता है, इकाई धनावेश पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ इनके चिन्हों का ध्यान रखना है। जो ये चिन्ह है इनकी प्रवृत्ति, इनके नेचर को बताता है। इसका आधार, इसकी उत्पत्ति का आधार जो है वो कैथोड, ये कह सकते हैं कि कैथोड किरणों की उत्पत्ति का आधार क्या है, इसकी उत्पत्ति का आधार क्या है, जिसके गुण मैच करते हैं वो है कैथोड किरणें। तो यहाँ जो है वो प्रोटॉन उसके लिए मैच करता है एनोड किरणें। ठीक है, तो ये एनोड किरणों के समकक्ष है और ये कैथोड किरणों के समकक्ष है। तो यहाँ जो है इसकी वैल्यू होगी प्लस की 1.6 गुणा 10 की घात -19। ये सबसे भारी कण है कौन, न्यूट्रॉन। ये सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच का कौन है, प्रोटॉन, जिसे आप हाइड्रोजन आयन H+ आयन भी कह सकते हैं। उसके समकक्ष इसकी स्थिति होती है। अब इनके द्रव्यमान की बात की जाए तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 673, और इसका जो द्रव्यमान होता है 1.675। वैल्यूएशन स्थिति जो मान होते हैं अप्रोक्सीमेट, इग्नोर करने वाली चीज है, कोई नहीं पूछता है। मैंने ये ध्यान रखना सबसे भारी कण कौन है, सबसे हल्का कण कौन सा है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो अपने परमाणु की संरचना की, कि इसके मूल कण क्या है, मूल कणों की खोज करता, नाम करता, उनके आवेश, आवेश की मान स्थिति, कितना चार्ज है, किस प्रकार से है, वो सारा ही। इनकी बेसिक डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे, प्रत्येक को पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में जितना भी फॉर्मेशन इसका, इसी तरीके से न्यूट्रॉन को पढ़ेंगे और प्रोटॉन को पढ़ेंगे, जिसमें आप एनोड को भी लेोगे और कैथोड किरणों को भी लेोगे। नाभिक को, इसको भी पढ़ा जाएगा जब अपने परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, उसमें इसकी चर्चा होगी। न्यूक्लियन, इसकी जो है या नाभिक, इसकी खोज का श्रेय, इसकी खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है रदरफोर्ड को। इसका जो खोज करता है वो रदरफोर्ड है, वहीं इसको पढ़ेंगे किस तरीके से नाभिक की खोज हुई थी। ठीक है, तो उसकी खोज करता, उसका जो खोज करता है वो कौन है, रदरफोर्ड। अब एक सूक्ष्म पॉइंट, छोटा पॉइंट वो कि जो नाभिक है या जो न्यूक्लियन है, इस न्यूक्लियन पे आवेश क्या है, सबसे बड़ी बात, ये आवेशित है कि आवेश रहित है, आवेश पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो जो न्यूक्लियन है या जो नाभिक है इसके ऊपर आवेश पाया जाता है। आवेश कौन सा पाया जाता है, वो देखो, न्यूट्रॉन पे आवेश क्या है, 0। प्रोटॉन पे आवेश क्या है, इकाई धनावेश, इकाई धनावेशित होता है। तो 0 + 1, तो टोटल कितना आया, 1 में 0 जोड़ोगी, 1 में प्लस जोड़ोगी तो प्लस आएगा। तो जो नाभिक है ये कैसा है, इस पे आवेश कैसा है, धनावेशित। नाभिक जो है वो एक धनावेशित स्पीसीज है जिसके ऊपर धनावेश पाया जाता है। तो ये तो नाभिक के आवेश की बात हो गई। अब बात आती है परमाणु के आवेश की बात। परमाणु पे कौन सा आवेश पाया जाता है, तो परमाणु के आवेश की बात हो तो परमाणु में पैन आ गया, तीनों आ गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीनों आ गए। तो परमाणु में नाभिक का निकाल लिया मैंने, धनावेशित, कैसा, इकाई धनावेशित। और जब परमाणु की बात करूंगा तो नाभिक पे प्लस का 1 और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1, तो प्लस का 1 और माइनस का 1, मैंने किसी से 1 रुपया लिया और वापस उसको 1 रुपया वापस दे दिया, मेरे पे कितना कर्जा है, कोई कर्जा नहीं, 1 लिया था 1 वापस रिटर्न कर दिया। ठीक है, या एक व्यक्ति ने साझी में 1 रुपया लगाया, मैंने भी साझी में 1 रुपया लगाया, चार्ज बराबर, न्यूट्रलाइज। जेब में 1 रुपया आया, 1 वापस निकल गया, कुल मान कितना रहा, 0 रहा। तो वही स्थिति, नाभिक के ऊपर प्लस का 1 है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का 1 है। तो परमाणु जो है मूलतः कैसा कण है, परमाणु मूलतः उदासीन कण होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें, नाभिक पे प्लस का 1, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 जोड़ोगे तो चार्ज क्या आएगा, 0, और 0 का अर्थ होता है उदासीन। तो यूं कह सकता हूं कि परमाणु जो है वो मूल रूप से उदासीन प्रकृति का होता है। क्लियर। परमाणु जो है, इस परमाणु और इस नाभिक की त्रिज्या की बात की जाए, यानी नाभिक की जो त्रिज्या है वो कितनी है, और परमाणु या उसका व्यास जो है, उसका परिसर है वो कितना है, और परमाणु है उसका व्यास या परिसर कितना है। तो नाभिक का जो व्यास होता है 10 की घात -15
मीटर, जबकि जो परमाणु है, इस परमाणु का जो व्यास होता है वो होता है 10 की घात -10 मीटर। क्लियर? परमाणु जो है उसका व्यास होता है या उसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है 10 की घात -10 मीटर, और जो नाभिक है उसकी त्रिज्या जो होती है वो होती है 10 की घात -15 मीटर। अब कथन ये है कि इन दोनों में से नाभिक की त्रिज्या ये है, दिख रही है, परमाणु की त्रिज्या ये है, दिख रही है, इन दोनों में से बड़ा कौन है? अगर आपको मान लिख के दे दिया जाए, अभी तो सामने है इसलिए मालूम हो रहा है कि हाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये घर है, घर के अंदर मैं हूँ, मेरा पूरा घर है, घर के अंदर मैं रखा हुआ हूँ, तो मैं क्या हूँ? नाभिक हूँ। मेरा पूरा घर, ठीक है, ये पूरा घर जिसमें मैं रखा हुआ हूँ, तो मैं तो छोटा हूँ, घर क्या है? बड़ा है। तो जाहिर सी बात है नाभिक छोटा है और परमाणु क्या है? बड़ा है। तो इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है, लेकिन कितना बड़ा है कितना छोटा है? तो नाभिक जो है, अब कथन सुनना, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में, या नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की तुलना में 10 की घात 5 गुना छोटी होती है। कथन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नाभिक की त्रिज्या या नाभिक का आकार परमाणु की त्रिज्या या परमाणु के आकार से 10 की घात 5 गुना छोटा होता है, या उल्टा, परमाणु की जो त्रिज्या है वो नाभिक की त्रिज्या से 10 की घात 5 गुना अधिक होती है। ठीक है, मान लो ऑप्शन में 10 की घात 5 गुना नहीं है, फिर क्या करोगे? तो 10 की घात 5 गुना को बोला जाता है 1 लाख। आप 10 की घात 5 को किस रूप में लिखोगे? 10 की घात 5 को लोगे तो 10 की घात 5 क्या है? 5 0, 1 2 3 4 और 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख, 1 लाख गुना। ऑप्शन में ये भी दिया हुआ हो सकता है कि परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 1 लाख गुना अधिक होती है, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 1 लाख गुना छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन है, परमाणु की सामान्य संरचना है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे भी जाते हैं जनरली, जिसे अपन इग्नोर कर देते हैं कि सिंपल पोर्शन है, याद हो जाता है आसानी से। ये अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ इन चीज़ों को, जो त्रिज्या से पूछे जाते हैं, ये आरएस देकर पूछे जाते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, हो सकता है मैं भी हो जाऊँ, अगर फर्स्ट टाइम देखूँ, फर्स्ट बार पढ़ूँ, तो जल्दीबाजी में क्या होगा, मैं ये देखूंगा 10 की घात 15 है, 10 की घात 10 है, ये बड़ी है ये छोटी है, लेकिन चार्ज देखो ये माइनस में है, इसके ऊपर 15 रुपए का कर्जा है, इसके ऊपर 10 रुपए का कर्जा है, दो व्यक्ति हैं, दोनों पे कर्जा है, एक को 15 रुपए चुकाने हैं, एक को 10 रुपए चुकाने हैं। तो जो दोनों के ऊपर कर्जा है उन दोनों में अमीर कौन है? कर्जा दोनों पे है, लेकिन अमीर कौन है उनमें? जो पहले कर्ज चुकाएगा वही अमीर है, और जिसके ऊपर 10 रुपए कर्जा है वो अमीर है, वो बड़ा है, और जिसके ऊपर 15 रुपए का कर्जा है वो गरीब है, वो उससे छोटा है। ठीक है, तो वही स्थिति यहाँ, ये माइनस में है चार्ज, इसका ध्यान रखना है। जब आप तुलना करोगे, उनका अंतर निकालोगे तो वो मान प्लस में आएगा, इन दोनों का अंतर निकाला जाएगा तो मान किस में आएगा? प्लस में। तो 10 की घात 5 गुना छोटी या 10 की घात 5 गुना बड़ी, ऐसे शब्द काम में आएंगे, या फिर 1 लाख गुना बड़ा या 1 लाख गुना छोटा। ठीक है, तो ये अपना जो है वो परमाणु का बेसिक जो फॉर्मेट था वो, और डाल्टन का सिद्धांत। अब इसके जो पार्टिकल्स हैं, मूलकण है, पेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिसे मैं पेन कहता हूँ, इनके बारे में जो है वो विस्तृत रूप से जानकारी अपन नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे। तो आप जो है वो इसको दोबारा बार जब नेक्स्ट वीडियो आप देखें, जिस समय आपको, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पीछे का जो मैटर है उसको आप प्रॉपर रूप से देखें, रिवाइज करते जाएं, तो आगे का पोर्शन बड़ी इजीली से आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।